तीसरी कीमोथेरेपी में मेरे बाल गए और उसके साथ ही मेरी गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। आई वॉज़ लाइक एज गुड एज अ डॉल। उसको ऐसे धीरे से रखा हुआ है, कहीं पे संभाल के रख दो, कहीं से कुछ टूट ना जाए। This is a story of hope and how gracefully she has been through this journey. ट्रीटमेंट होने के कुछ महीनों के बाद आपको आइडिया आता है दैट येस यू आर गोइंग राइट एंड यू आर डूइंग वेल और तुम रिकवर कर लोगे। सो मैंने बहुत हंसते हंसते डॉक्टर से कहा था कि डॉक्टर प्लीज़ चेक करके बता दो, दूसरा भी है तो हम उससे भी लड़ लेंगे। पूरी जर्नी में there is a lot of role of spirituality. She is a breast cancer survivor. One and only Rosalind. जब उम्मीद ने हारा समझा तब उसने जीतना शुरू किया. Hi friends, myself Dr. Ritika Bhandari. I'm your breast health specialist. So आज के इस पॉडकास्ट में I have a wonderful person with me. She is a breast cancer survivor. उनकी जर्नी कोई इलनेस की जर्नी नहीं, but it's how beautifully, how gracefully she has underwent all of the treatment. वो आपके साथ ये डिस्कस करेंगी. This is a story of hope and how gracefully she has been through this journey. तो इस एपिसोड में आप महसूस करेंगे उनकी स्टोरी को and how she has been through all the ups and downs of the treatment. ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड और इंडिया में ये 1 in 28 है. मतलब हर 28 में से एक महिला को कभी ना कभी उनकी लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. बट आई हैव द प्रिविलेज टू शेयर द स्क्रीन विद वन एंड ओनली रोजलिन. उनकी स्टोरी ने मुझे इतना इंस्पायर किया है, हाउ शी हैज़ बीन थ्रू द ट्रीटमेंट एंड बीइंग अ वुमेन, इतने सारे कामों के बावजूद एक ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी झेलना इस लाइफ में, एंड हाउ शी हैज़ बीन थ्रू दिस सो ग्रेसफुली. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज़ understand the journey and imbibe the beautiful things she has been through and how her journey is so transformative. So thank you, Rosaline, for being with us today. And thank you for sharing your journey, because बहुत लोग comfortable नहीं होते हैं. Being a woman, you will be an empowered woman, I will say. And आज आपके इस podcast से हम बहुत सारी ऐसी ladies को inspire करोगे who has been through the treatment also and जिनका treatment शुरू होने वाला है, and especially all those women who need awareness, especially regarding the early detection. So no one better than you can guide them and explain them. थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड आज हम मेरी वो जर्नी के बारे में बात करेंगे जिससे मुझे बार बार वो होता है ना, यू हैव टू गो थ्रू द सेम पेन गोइंग टॉकिंग अबाउट योर होल जर्नी। बट मैं इसके लिए हमेशा खुल के बात इसलिए करती हूँ क्योंकि इंडिया में ऐसे होता है कि सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ जो होती हैं, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो इस चीज़ के बारे में बताने से ही शर्माती हैं, वो नहीं बताती, घर में भी नहीं बताती। प्लस अगर किसी को पता चलता है तो आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सब डरते हैं। और कुछ लोग तो इसे रिलीजन से भी कनेक्ट करते हैं कि कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो उसकी वजह से ऐसा हो गया। सो ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि अगर आप टबैको ले रहे हो या आपकी लाइफस्टाइल उस तरह की है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर किसी भी वजह से हो सकता है। और इंडिया का जो पॉल्यूशन है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हम इतना सारा टेंशन लेते हैं और ख़ुद को हमेशा लास्ट में रखते हैं, तो उन चीज़ों की बहुत सारी कंबाइंड रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। और कई बार ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर हम बहुत लेट स्टेज पे डायग्नोस होता है, जैसा कि मेरा स्टेज 4 पर जाने के बाद मुझे पता चला। सो वी आर डूइंग दिस होल एपिसोड और वी आर डूइंग दिस होल पॉडकास्ट सो दैट जो भी हमें देख रहे हैं वो कोशिश करें कि अगर उनकी बॉडी में कहीं कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो उसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। राइट. सो एट द आउटसेट, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ और हील होने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स बीन 2.5 years नाउ मेरा डायग्नोसिस होके। सो कैंसर बहुत धीरे धीरे आता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जो कल मैं फ़ील कर रही थी मैं उससे आज अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मैं कल और अच्छा फ़ील करूँगी। सो आई हैव टू कीप माई फेथ इन दिस होल ट्रीटमेंट, पूरी जर्नी जो है। और इसमें जल्दी कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी पेशेंट। राइट.
सो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लाइक व्हाट वाज योर नॉर्मल लाइफ बिफोर दिस सी वर्ड केम टू योर पिक्चर। आपका लाइफस्टाइल कैसा था, आप क्या करते थे? जस्ट अ ब्रीफ अबाउट योर नॉर्मल लाइफस्टाइल और नॉर्मल वेलबींग। ओके। बेसिकली आई एम एन एक्ट्रेस। मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हूँ और अभी आजकल एक्सीडेंटल राइटर भी हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिस पे मैं आजकल लिखने लगी हूँ। इस पूरे सी एपिसोड के पहले मैं अच्छा खासा जिमनास्टिक कर रही थी। मेरी लाइफस्टाइल अच्छी थी। आई वाज ईटिंग राइट, स्लीपिंग ऑन टाइम, और कोई पार्टी करना, नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, ऐसी कोई भी हैबिट मुझ में नहीं थी। बट सडनली मुझे ऐसे लगने लगा कि वीकनेस आ रही है बॉडी में, तो मैंने उसे अवॉइड किया। फिर थोड़े थोड़े हेयर फॉल होने लगे। फिर धीरे धीरे एक फेस से दिखता था कि कुछ तो हुआ है, एंड देर वॉज ऑलवेज अ लम्प इन द ब्रेस्ट जो पेनलेस था। तो मुझे लगा कि ठीक है, बहुत सारी महिलाएं हैं हिंदुस्तान में जिनके ये नॉर्मली होते हैं ऐसे लम्प्स। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, एंड आई वॉज़ वर्किंग, आई वॉज़ शूटिंग, और मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, और सडनली ऐसे हो गया मेरे साथ। राइट। सो येस, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, लाइक अब मैं अपनी डे टू डे ओपीडी की भी बात करूँ तो ये सबसे कॉमन चीज़ होती है, बिकॉज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, एज यू सेड, एक पेनलेस लम्प के साथ आता है। एंड बीइंग अ वुमन एंड यू आर डूइंग 100 एक्टिविटीज़ इन ऑल डे, एंड आपको लगता है कि कुछ नहीं है, इट्स पेनलेस, चला जाएगा चला जाएगा। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रखा। लाइक आपको पता था कि देर इज़ समथिंग, बट बिकॉज ऑफ द वर्क एंड बिकॉज ऑफ अदर योर कमिटमेंट्स यू आर इग्नोरिंग इट। तो जी, सो व्हाट आर, लाइक अगर आप तो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो व्हाट वर द साइन अदर देन द लम्प दैट यू आर फीलिंग, जो लाइक हमें डायग्नोस की तरफ लेके जाता है, बट आपके लेवल पे आपको क्या लग रहा था कि व्हाट वाज हैपनिंग इन योर बॉडी? मेरे लिए जब मैं बिल्कुल फाइनली मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कुछ भी खाती हूँ, मैं कुछ भी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। आई मीन मुझे बार बार भूख लगती थी। ऐसा नहीं था, मोस्टली लोग कहते हैं कि भूख चली जाती है या वेट कम हो जाता है, बिकॉज आई वॉज एक्सरसाइजिंग। सो मैं जब एक्सरसाइज करके आती थी, 1.5-2 घंटे की एक्सरसाइज के बाद मैं 1 घंटा सोती थी। इट वॉज लाइक मैं इतना टायर्ड हो जाती थी, मुझे लग रहा था कि कहीं तो कुछ है जो एनर्जी ड्रेन कर रहा है। सो वन फाइन डे मैंने एक डॉक्टर से भी, मैंने फिजिशियन से जाकर मैं मिली और उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर, मुझे मेरा हेयर फॉल है और मेरी एनर्जी बहुत डाउन होती। तो ही वाज लाइक, तुम एक्टर जो होते हैं ना, 2-2 घंटे जाके एक्सरसाइज करते हैं, फिर दिन भर शूट कर रहे हो, कहीं कुछ और कर रहे हो, सो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, बट यू आर एब्सोल्युटली फाइन। मैंने शायद उस वक्त उनसे बताया नहीं कि मेरी बॉडी में एक लंप है जिसकी साइज़ बिल्कुल बढ़ नहीं रही थी। तो मुझे लगा था कि ये तो हमेशा से था, और मैंने उसे इग्नोर किया। बट जब मेरी कंडीशन इस लेवल पर आई तो डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड मेरी था कि बॉडी में एक लंप है। तो सबसे पहले मैंने उसी को टेस्ट किया। द मिनट आई वेंट टू रेडियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने जैसे ही रेडियोलॉजी का वो ऐसे यहाँ पर टच किया, शी सेड इट्स कैंसर, एंड आई वाज फीलिंग लाइक, आई मीन आई कांट से मुझे क्या फील हुआ था, बट ऐसा लगा था कि क्या बकवास हो रही है, क्या बोल रही हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। बट देन शी सेड, नहीं, दिस इज़, आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन, मैं बोल रही हूँ ये कैंसर ही है। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि कैंसर है। राइट। सो येस, पहले हम रेडियोलॉजी करते हैं, बट देन यू मस्ट हैव बीन टू सम स्पेशलिस्ट ऑल्सो, यस। एंड देन तब तक भी हमें लगता है कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। हाँ, yes. मुझे बायोप्सी करना है, बायोप्सी का रिपोर्ट बताएगा ना क्या है। सो आई वॉन्ट टू लिसन टू दैट मोमेंट। वो क्या हुआ था when that turning point came, when the biopsy report was in your hand and it is a proven cancer thing? So what was your psychology? What was like, because that is a proven thing. तब you can't be कि suspicious लग रहा है या मुझे लग रहा है, but you have the report. What was your mind condition at that point? उस वक्त सिर्फ कैंसर वर्ड ही काफ़ी था मेरे लिए। आई वॉज थिंकिंग कि शायद अब लाइफ ख़त्म हो चुकी है, और ट्रीटमेंट के दौरान भी मुझे ऐसा ही लगा कि शायद अब दिस नो लुकिंग बैक, दिस नो लाइफ। पर मैंने समहाउ चीज़ों में
फेथ रखा, ट्रस्ट रखा, एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे वापस आना है। उस वक्त मैं जैसे ये सुना, इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। घर में एवरीबडी वाज थिंकिंग कि कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस होता है। राइट। वो उस सिचुएशन पे होता है। एनीवेज मेरा तो स्टेज 4, अर्ली स्टेज 4 था। इट वाज ओलिगोमेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। ओके। सो बट स्टिल हमें डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट हुए, बायोप्सी हुई, उसके बाद पेट स्कैन किया तो पता चला कि ब्रेस्ट के अलावा बोन में भी चला गया है, स्पाइन में था, D9 में। ओके। सो उस वक्त जब स्टेज 2 तक पता था, जब हमने सिर्फ मेमोग्राफी किया था और ब्रेस्ट का चेकअप हुआ था, तब तक हम ये सोच रहे थे कि स्टेज 2 है। जैसे ही पेट स्कैन आया और पता चला कि यू आर डीलिंग विथ स्टेज 4 कैंसर, तो मैंने तो पूरी उम्मीदें छोड़ दी थी। एंड फॉर 6 months आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कहा था कि पहले आप मेरा एंटी डिप्रेशन का कोई आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। मैं कैंसर से मरूँ ना मरूँ, मैं दिमाग मेरा सोच इतना उस लेवल पे जा चुका है कि मैं दुख से या इस पेन की वजह से शायद मैं वैसे ही मैं मर जाऊंगी। सो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा मेंटली ठीक नहीं थी। देन दे स्टार्टेड माई कंसल्टेशन, तो मेरी काउंसलिंग हुई। मैंने 6-7 काउंसलिंग ली और बाय द टाइम जब मैंने 7-8 तक पहुंची, तब तक तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी थी कि मैंने डॉक्टर से कहा ठीक है ना। वाओ वाओ, मतलब आई कांट इमेजिन, बिकॉज ठीक है हम पेशेंट से बोलते हैं टू ब्रेक दैट न्यूज़, लाइक हमारे भी दिल पे बहुत, मतलब हमें भी बहुत बुरा लगता है, बट टू ब्रेक दैट न्यूज़ एंड पेशेंट को वो इम्बाइब करने में बहुत टाइम बहुत जाता है। टाइम जाता है। एंड अब आपसे मैं ट्रीटमेंट की भी बात करूँगी, बट आई नो इट्स वेरी लेंथी एंड एज यू सेड पेशेंट इज़ द की, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीज़ों से आप जूझ रहे थे, तो दैट टाइम देर विल बी समबडी हु वाज योर सपोर्ट सिस्टम, एंड आपकी फैमिली, फ्रेंड, समबडी मस्ट बी देयर। तो हु वाज योर सपोर्ट सिस्टम एट दैट टाइम? My sisters, I Okay. mean, I've got 2 sisters, very वो होता है ना दोस्त बदमाश। सो दे उनकी भी सारी बदमाशी, उनकी सारी शरारतें, सब कुछ गायब हो चुका था। जब घर में एक साथ 3 सिस्टर्स एक जैसी होती हैं ना, तो बहुत मस्ती होती है। और वो जब उसका उल्टा होता है तो वो भी एक साथ मेलो ड्रामा शुरू हो गया था। वो होता है ना कि सारे मिलके रो रहे हैं, तो एक साथ सभी रो रहे हैं, एक साथ सब हंस रहे हैं। बट स्लोली जैसे हमने उस चीज़ को लिया कि यस आई कैन कम आउट ऑफ इट, और एक ट्रीटमेंट होने के कुछ महीनों के बाद आपको आइडिया आता है दैट यस यू आर गोइंग राइट एंड यू आर डूइंग वेल, और तुम रिकवर कर लोगे। तो एक टाइम ऐसा आया था कि 6 months के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे। जैसे मुझे इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, तो हमें लगा कि लगता है सेकंड कैंसर भी आ गया है। सो मैंने बहुत हंसते हंसते डॉक्टर से कहा था कि डॉक्टर प्लीज़ चेक करके बता दो दूसरा भी है तो हम उससे भी लड़ लेंगे। सो इट वाज लाइक एक फेथ होना चाहिए आपका, सबसे ज़्यादा फेथ आपकी बॉडी में आपको होना चाहिए। किसी डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, प्रोसीजर जो भी है वो राइट है, आपको अगर ये पता है, प्लस अगर आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पॉजिटिव रखोगे तो इट्स वेरी इजी टू ओवरकम एनी चैलेंज इन लाइफ। Right. तो मेरे जितने भी इंस्टाग्राम पे या जो भी मेरे साथ में जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जितने लोग भी मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं कि हमारा ये स्टेज है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप ठीक हो जाओगे। Right, right. I've seen your Instagram and you're truly, truly inspiring in your way. So, बहुत सारे पेशेंट लाइक आपके ट्रीटमेंट में भी सबसे पहले कीमोथेरेपी का रोल आता है, जैसे हम डिस्कस करते हैं। तो हर एक पेशेंट का, मतलब मेरे से भी लोग बहुत पूछते हैं, बट दे हैव, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। किसी को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं, कोई बहुत ही बोल्डली उसको पूरा कर लेते हैं। सो हाउ वाज योर जर्नी विद कीमोथेरेपी? व्हाट वाज द थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब सोचने पे मजबूर कर रही थी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? बिकॉज अगर हम पूरे ट्रीटमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी इज़ द मोस्ट ड्रेडेड पार्ट, जिससे सब डरते हैं
एंड सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं. तो हाउ वाज योर जर्नी? सबसे पहले मैं इस कैंसर से पहले की चीज़ें कुछ बताती हूँ आपको। मैंने अपनी लाइफ में कभी ब्लीच भी यूज़ नहीं किया है, मतलब मेरी स्किन भी इतनी सेंसिटिव थी कि मैक्सिमम अगर मुझे फेस पे कुछ करना होता तो मैंने थ्रेडिंग की है या फिर तो कोई भी केमिकल मुझे सूट नहीं होता था. सो सडनली जब मेरी बॉडी में इतनी सारी टॉक्सिसिटी गई, सो मेरे लिए इसके साथ एडजस्ट करना वॉज़ नॉट ईज़ी. आई मीन मेरे जो साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आए. इनफैक्ट मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि तुम्हारी बॉडी बहुत ओवर रिएक्ट करती है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे मेरे साइड इफ़ेक्ट्स दो तीसरी कीमोथेरेपी में मेरे बाल गए और उसके साथ ही मेरी गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई. सो इट वॉज़ ओके टिल आई वॉज़ ब्लीडिंग विथ माई माउथ, मतलब मेरे गम्स एकदम वैसे हो चुके थे. पर सिक्स कीमो करते करते मेरे स्टार्टिंग में फर्स्ट जो हुए थे परजेटा, TCHP, Yes. जो यू नो व्हाट इज़ TCHP. तो TCHP होने तक मेरी ब्लीडिंग इश्यूज़ इतनी हो गई थी कि कोई भी जॉइंट हो, भले ये हाथ का यहाँ या कोई भी जॉइंट से कहीं भी अगर मैंने कोई चीज़ उठा ली या मैंने कहीं बैंड करा, ऐसे मैंने सपोर्ट लेकर उठ रही हूँ तो मुझे कहीं भी ब्लीडिंग हो जाती थी. सो आई वॉज़ लाइक एज गुड एज अ डॉल. उसको ऐसे धीरे से रखा हुआ है, कहीं पे संभाल के रख दो, कहीं से कुछ टूट ना जाए. सो ऐसी कंडीशन थी. एंड हर पेशेंट के ऐसा नहीं होता, Right. क्योंकि मेरी बॉडी में मैंने कभी केमिकल्स डाले नहीं थे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई थी और उसमें ऐसा हुआ. सो रेडिएशन के बाद भी काफ़ी प्लेटलेट मेरी डाउन हो गई थी. एंड फाइनली जब मुझे ग्लैंसमैन टाइप 2 डायग्नोस हुआ तो हमने कीमोथेरेपी स्टॉप कर दी. ओके, ओके. सो आफ्टर कीमोथेरेपी सर्जरी वाज ऑफर्ड, है ना? आपको हाँ. सर्जरी के लिए काउंसिल हाँ. किया रहेगा. सो एंड आप यू बीइंग एन एक्ट्रेस, लाइक आपके लिए हेयर फॉल मतलब इट्स अ बिग थिंग. अगर मतलब आप इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में हैं, फॉर यू ऑल दी साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब आप बैक ऑफ द माइंड तो कभी सोच रही होंगी ना कि मुझे भी तो वापस से ये सब काम करना है, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं. एंड सर्जरी इज़ अ बिग थिंग, दैट टू फॉर अ ऑर्गन लाइक ब्रेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो ये बॉडी इमेज इश्यूज एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स लेके आता है पेशेंट में. तो हाउ यू डिल्ट विद इट, एंड इफ़ यू वांट टू टेल ऑल्सो लाइक विच सर्जरी हैपन टू यू. तो एक्चुअली मेरे हेयर फॉल से ही मैंने सबसे पहले रोना शुरू किया था, बिकॉज आई वॉज लुकिंग वेरी अगली. और मैं खुद को देख के पहचान नहीं पाती थी. आई यूज़ टू वेयर शॉर्ट्स और लूज़ क्लोथ्स, सर पे बाल नहीं. एंड स्टार्टिंग में जब कीमोथेरेपी हो रही थी उस वक्त मेरा वेट बहुत रिड्यूस हो गया था. आई रिड्यूस 7-8 kg. सो आई वॉज लुकिंग वेरी अगली. प्लस बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती थी. बाय द टाइम हमने फर्स्ट सेशन ऑफ कीमोथेरेपी ख़त्म किया एंड डॉक्टर सेड कि वी हैव टू इमीडिएटली गो फॉर ब्रेस्ट सर्जरी. एंड इट वाज अ मास्टेक्टमी, कंप्लीट ब्रेस्ट निकाल के और रिकन्स्ट्रक्शन किया गया. मेरी बैक में से एक फ्लैप होता है, यू नो वेल द राइट वर्ड्स. सो बैक में से फ्लैप लिया गया और उससे रिकन्स्ट्रक्शन किया. सो इट वाज वेरी पेनफुल सर्जरी बट नाइसली डन. सामने से देखने से कभी पता नहीं चलता है कि दिस इज़ नॉट ब्रेस्ट. बेसिकली अगर मेडिकल टर्म में हम बोलेंगे तो दिस इज़ नॉट द ब्रेस्ट जो सिर्फ देखने का ब्रेस्ट होता है, बट बेसिकली एक पूरा ऑर्गन निकाल दिया जाता है बॉडी में से. सो वो आसान नहीं था, इट वॉज़ नॉट ईजी. इनफैक्ट हमने पहले सोचा था कि हम पहले ब्रेस्ट निकालेंगे, इसे हील होने देंगे, फिर हम रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे. बट जो मेरी मेंटल कंडीशन थी तो डॉक्टर एंड माय फैमिली दे ऑल सेट के हम साथ में ही दोनों करने वाले हैं, बिकॉज तुम बहुत डिप्रेस हो जाओगी, उसके साथ तुम मैनेज नहीं कर पाओगी. सो वी टुक अ चांस कि हम दोनों एक साथ करते हैं. राइट. सो येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये अवेयरनेस. यू बीइंग एन एक्ट्रेस एंड आप एक ऐसी जनरेशन से है, मतलब वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. बट आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जिनका मतलब इन 70% ऑफ द केसेस मैं बोलूँगी कि वी कैन कंजर्व द ब्रेस्ट. एंड आई वॉन्ट यू पीपल बेसिकली टू प्रमोट इट कि देर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी. सो जिसमें हम उतना ही टिश्यू निकालते हैं जहाँ पे ट्यूमर है विद अराउंड द मार्जिन्स,
एंड बाकी जो एरिया बच जाता है दैट डिफेक्ट, उसको हम लोकल फ्लैप से भरते हैं. In your case, must be it will be like a mastectomy, but yes, as you said, there is a role of reconstruction at the same time. So this is very important for a female. और आजकल सोसाइटी में you are very like what I will say empowered lady and you have your say. But I've seen multiple cases जिसमें एक मेल काउंटरपार्ट उनके लिए डिसीजन लेते हैं. तो I want you to implement this further कि there is something which is called as breast preserving surgery also. And जहाँ possible है, we should go ahead with this surgery. So yes, after this treatment, radiation के लिए भी you must have opted. Yes. So how was that part, radiation part? मेरी कीमो के बाद रेडिएशन हुई और रेडिएशन के साथ फिर से कीमो स्टार्ट हुई. दैट वाज जिसकी 14 साइकिल्स होनी थी और लास्ट में हमने 2 छोड़ दी बिकॉज मुझे ग्लैंसमैन टाइप 2 प्लेटलेट इश्यूज़ आ रहे थे. सो हमने स्टॉप किया. सो ये जो हम बात कर रहे हैं, मेरी फुल मास्टेक्टमी हुई थी. ये इसलिए हुई थी क्योंकि छोटी छोटी उसमें लंप नज़र आ गए थे. एंड द ब्रेस्ट साइज वाज नॉट दिस के हम उसमें से निकालते क्या और बचाते क्या. सो दे सेड कि वी हैव टू कम्प्लीटली रिमूव इट. सो इट वॉज अ सुपर मेजर सर्जरी. उसके बाद जब रेडिएशन हुई तो 15 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन फॉर द ब्रेस्ट एंड 15 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन फॉर द स्पाइन ऑल्सो. सो इट वॉज नॉट ईजी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन भी जा रही थी. सो आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन व्हील चेयर पे आ चुकी थी. 1 मंथ मैं चल नहीं पा रही थी. एंड देन स्लोली जब रेडिएशन स्टॉप हुई, थोड़ा सा रिकवरी आई, तो देन आई वॉज अगेन बैक टू नॉर्मल. और बेसिकली जितने भी जो फीमेल हैं जिनको कैंसर आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेने हैं. दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या सोच रही है, आज आप मर जाओगे, कल आपको लोग भूल जाएंगे. सो बेटर ये है कि आज ज़िंदगी है तो उसके डिसीजंस खुद लेने ज़रूरी होते हैं. स्पेशली जो मैरिड वुमन होती हैं वो ये सोचती हैं कि पहले तो वो बताती नहीं है, फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं उन पर भी प्रेशर होता है, उनकी भी फैमिली होती है कि हम पूरा ब्रेस्ट कैसे निकालें. लेकिन अगर जहाँ सिचुएशन आती है कि पूरा ब्रेस्ट निकालना है, सो यू हैव टू थिंक ऑफ योर लाइफ. अगर आपकी ज़िंदगी बचती है तो आपको वो डिसीजन लेना है. और यहाँ पर कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जहाँ पे आपको दे कैन डेफिनेटली कंजर्व इट. Right. So if I'll tell you to rate ki which was the difficult part, like I'm a surgeon, so don't be biased about it. But whether it was chemo or surgery or radiation, what was the most difficult part of the treatment for you? जब शुरू में मेरी कीमो हुई थी तो आई वॉज़ वेरी हेल्दी. जो मैंने 6 कीमोज स्टार्ट में दी गई, TCHP वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. वो मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया था. बट जब 3 चीज़ एक साथ हुई मेरे केस में, नॉर्मली लोग कहते हैं कि कीमो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट मेरे केस में 3 चीज़ें एक साथ चली. मेरी सर्जरी होते ही रिकवरी नहीं हुई थी. आई थिंक 24 डेज़ में हमने उजवेरा इंजेक्शन स्टार्ट किया था मेरा, द सेकेंड कीमो. एंड उसके साथ मेरी रेडिएशन भी चल रही थी. रेडिएशन, सर्जरी, कीमो, तो 3 ट्रीटमेंट एक साथ हो गए थे ऑलमोस्ट. तो मैं तो वो सिचुएशन आपको बता सकती हूँ कि जब 3 सिचुएशन मेरे साथ एक साथ हुई तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हुई थी. पहले मैंने किस तरह मैनेज कर लिया था. सो ये पूरी जर्नी में आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए. मतलब जो आपका जर्नी है, इट इज़ अ रेयर काइंड ऑफ अ थिंग, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट के साथ झेलना. सो आपने ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या क्या चीज़ें अपनाई, या लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आपने की, एंड इवन डाइट्री ऑल्सो, बिकॉज भूख नहीं लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, तो हाउ यू कोप अप विद ऑल दो थिंग, उसका सामना आपने कैसे किया उस टाइम पे? जब फर्स्ट कीमो सेशंस हुए उस वक्त आई वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग. मैं ठीक से खा नहीं पा रही थी. बट जैसे ही मेरी सर्जरी हुई, डॉक्टर सेड कि इफ़ यू विल नॉट ईट प्रॉपरली यू हैव टू ईट. अगर तुम नहीं खाओगी तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर. सो मैंने फर्स्ट कीमो में सिर्फ फ्रूट्स खाए क्योंकि समहाउ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी जो कीमो हुई थी, बिकॉज इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कीमो. तो मुझे वॉमिटिंग, लूज मोशंस, बाकी और सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे.
सो आई वॉज ऑन लिक्विड डाइट प्लस मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे और फ्रूट्स जो आज भी मैंने ऐड किए हुए हैं. सो मैं चाहूँगी कि सभी जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, सो दे हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स और सूप्स वो घर में बनाने प्लीज़, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे. और ड्राई फ्रूट्स भी जो बाहर से आते हैं उनको आप वॉश करके यूज़ कीजिए और फ्रूट्स ऐड कीजिए जो थ्रू आउट आपकी जर्नी में, आपके ट्रीटमेंट में बहुत काम आता है. एंड दिस इज़ वॉट जो आप खाएंगे वही आपके लिए काम करने वाला है. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपके घर में कौन क्या खा रहा है. इस बार त्यौहार आ गया है तो मीठा खाना है, पुरियाँ खानी है, भजिए खाने, नथिंग प्लीज़. आपको वो खाना है जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है या फिर आपके डाइटिशियन ने बताया है. राइट राइट, वेरी ट्रू. आई यूजली टेल देम इनको जो भी पसंद है आप दे दो, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू ईट. तो मेरे केस में मैं बोलती हूँ कि कुछ तो खाओ, एटलीस्ट कुछ तो हाँ, खाओ. जब बिल्कुल ना जाए तो कुछ Yeah. भी खा लो, Yeah. बट अगर कुछ खा सकते हो तो कुछ अच्छा खा लो. खाए. राइट, वेरी ट्रू. सो इस पूरी जर्नी में देर इज़ अ लॉट ऑफ रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो क्या आपकी लाइफ में, लाइक ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस, व्हाट वाज द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर जर्नी? मैं पहले गॉड में बिलीव उतना नहीं करती थी. हम सबका कैसे होता है कि हम बीच बीच में उनको याद करते हैं कि ऊपर देर इज़ अ सुप्रीम पावर, देर इज़ समबडी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द होल वर्ल्ड एंड एवरी वन. पर थ्रू आउट दिस कैंसर जर्नी मुझे एक शक्ति है, एक कोई है जो ये सब कुछ चला रहा है और आपका उसमें फेथ होना बहुत ज़रूरी है. उसे आप अल्लाह कहो, भगवान कहो या जो भी कहो. सो मेरा उनमें ट्रस्ट बढ़ा और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको मेंटल पीस वहीं से मिलता है. सो आप जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे बात कीजिए या कोई आपके धर्म गुरु हैं उनसे बात कीजिए, या फिर अगर जैसे मैं मुस्लिम तो मैंने कुरान पढ़ा, मैंने सब अच्छी बातें सीखी एंड ऐसे मैंने अपना वक्त ऐसे ही काटा. सो दैट जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं मैं उनसे भी यही कहती हूँ और मैं ये कहूँगी आपके माध्यम से कि आपको अपने आप को थोड़ा सा उस ऊपर वाले पे ट्रस्ट दिखाना होगा. जिसने आपकी लाइफ में अगर कैंसर आया है तो वो जाएगा भी, और उन पर आप ट्रस्ट रखिए, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए और इस जर्नी को, बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको जीना शुरू कीजिए तो आप ज़रूर इससे बाहर निकलेंगे. राइट, ग्रेट. सो ये सब ट्रीटमेंट जैसे जैसे हुआ, आप ऑब्वियसली आप एक और स्ट्रॉन्गर वुमन बन के बाहर आई, और ये पूरा ख़त्म होने में इट विल टेक 8 to 9 months और मे बी मोर ऑल्सो समटाइम्स. तो आपने अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ शुरू करने का मतलब प्रण कब लिया कि आई विल बी बैक टू माई वर्क नाउ, बहुत हो गया अभी ये? सो ये आप में, आपके मन में कहीं से आया, somebody मोटिवेटेड यू? बिकॉज कुछ लोग ये सब होता हुआ देख के कि मेरे बाल चले गए हैं, मेरी स्किन, माई लुक्स, एवरीथिंग, तो आई विल डू समथिंग एल्स. बट आई हैव सीन यू, आप वापस से आए हो एंड यू आर फ्लरिशिंग लाइक एनी थिंग एंड यू आर सच अ बिग मोटिवेटर फॉर सो मैनी सर्वाइवर्स आउट देयर. सो वो कहाँ से इंस्टिंक्ट आया कि आई हैव टू बी बैक टू माई नॉर्मल लाइफ? मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई, फिर भी मेरा दिन नहीं कटता था. मुझे पूरे दिन ऐसा लगता था कि कुछ तो नहीं किया है. क्यों मैं दिन भर सिर्फ मेडिसिन के बारे में सोचूंगी, दिन भर ये सोचूंगी कि कैंसर कब जाएगा. सो कैंसर बहुत धीरे धीरे जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो बॉडी में हैं वो भी काफ़ी धीरे धीरे जाते हैं. ठीक है, हमने 99.9% अपने आप को बचा लिया है और आई डोंट थिंक कि 0.1% या ऐसे कुछ छोटे मोटे शायद मेरी बॉडी में कोई सेल होंगे शायद से, मगर मेजर कैंसर तो हमने 1 साल में आउट ऑफ बॉडी कर दिया था. मगर चीज़ें अभी भी वहीं थी, हेल्थ ठीक से नहीं चल रही थी. तो मुझे लगा कि मैं अगर इन चीज़ों में फंस जाऊंगी ना तो कभी नहीं निकल पाऊंगी, डिप्रेशन में जाऊंगी. सो आई शुड स्टार्ट वर्किंग अगेन. सो मुझे लगा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैंने किया था उसी की तरफ वापस जाके ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़. हालांकि मुझे लोग बहुत ट्रोल करते हैं, हम 20 kgs अप, मेरे बाल नहीं थे, मैं विग पहन के जाती थी. आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन इन्फ्लुएंसर. बट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये हुई कि मुझे बहुत अच्छा काम मिला.
मैंने बहुत रिस्पेक्टेड ब्रांड्स के साथ काम किया, मैंने बहुत अच्छे इवेंट्स किए, मैंने बिग मूवीज़ के प्रमोशंस किए। सो पहले मैं एक्टिंग करती थी और एक फुल टाइम जॉब था। सो मैंने एक पार्ट टाइम जॉब की तरह से ज़िंदगी शुरू की कि लेट्स स्टार्ट एज अ इन्फ्लुएंसर, और वो जब ठीक से होने लगा तो एक खुशी आई और मेरा अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे पहले जब कैंसर आता है तो आसपास के लोग आपको बहुत डीमोटिवेट कर देते हैं कि अरे इससे तो कैंसर आ गया, इसका तो क्या ही होगा, इसकी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई। वो उस चीज़ों से निकलने के लिए आपको अपने आप को प्रूफ करना ज़रूरी है, और इस चीज़ से आपको खुशी भी मिलती है। तो दिन भर अगर ये सोचूंगी बैठ के, और अगर मैंने ऐसा सोचा, मैंने काफ़ी दिन वेट किया शुरू में कि कैंसर जाएगा तो फिर मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी, फिर मैं वापस काम करने जाऊंगी, तो वो हो नहीं पा रहा था। सो आई थॉट कि जैसे भी है, जो भी है, दिस इज़ योर लाइफ, न्यू लाइफ, और जो भी पोजीशन है, जो भी कंडीशन है, इससे शुरू किया जाए, लेट्स सी हाउ इट गोज़। यस, ग्रेट। मीन्स आपने अपना आउटलुक पूरा बदल दिया। लाइक आई कैन सी, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, फ्रॉम एंटी डिप्रेसेंट नाउ यू आर अ मोटिवेटर। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो डिसीज़ ने आपको डिफीट किया, करना चाहा बट ऐसा हुआ नहीं, एंड यू हैव डिफीटेड दिस कैंसर एंड यू आर लिविंग लाइक यू आर द लाइव एग्जाम्पल। एंड हम स्टेज 1, 2, 3 तक भी बोलते हैं, बट यू आर स्टेज 4, but still you are healthy, hearty, and you are going like you're doing your work like anything. So this is a very big example. आई वॉज़ वेरी लकी कि मैं ओलिगोमेटास्टैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्ली स्टेज 4 पर मुझे पता चल गया। थैंक गॉड मैं प्रॉपर मेटास्टैटिक पर नहीं गई। अगर वहाँ भी जाती तो डेफिनेटली मैं वापस ही आती। पर होता ये है कि हम बहुत लेट हो जाते हैं। स्टेज 3, स्टेज 4 तक पहुंचने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको, मुझे और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में मेल हो फीमेल हो कोई सा भी लंप आता है तो आपको उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। राइट। सो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट राउंड में आते हैं, विच इज़ अ रैपिड फायर राउंड। आई विल आस्क यू समथिंग, यू हैव टू बी वेरी क्विक अबाउट इट, राइट? सो कीमो के दौरान सबसे फ़नी या सबसे यादगार इंसिडेंट जो आपका रहा हो? फ़नी यादगार तो नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। Anything with the nurses, with the doctor, anything, if you अ, remember? कुछ भी नहीं रहा। बस एक चीज़ बहुत फ़नी होती थी कि मैं सडनली मेरा वेट जो रहता था, मैं वापस जाती थी तो उसका 2 किलो वेट ज़्यादा लेकर जाती थी। After the treatment, यस okay, यस, कीमो लेने के right, बाद। okay. एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिसको देख के आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत मिलती थी ड्यूरिंग द जर्नी? माय सिस्टर। Yes, sisters, great. Your favorite comfort food during the treatment process? आई वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ पेस्ट्रीज। Pastries. जब जब कुछ नहीं जाता था तो मैं पेस्ट्रीज खाती थी, और चीज़ चीज़ Right. वाली, नो शुगर। यस। कोई ऐसा मिथ था लाइक विद द ट्रीटमेंट वो चला गया हो, लाइक आफ्टर, या आपने सुना हो विच वाज अ मिथ रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर? मिथ क्या, मुझे तो लगता था कि पूरा कैंसर से ही मैं मर जाऊंगी। वो तो बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए। मतलब मुझे राइट। उस वक्त लग रहा था कि लाइफ इज़ ओवर और मैं बच गई। ये बहुत यस। बड़ा शॉक। मतलब स्लोली मैं एकदम से ठीक होने लगी। राइट। जहाँ मुझे लग रहा था कि शायद मैं मर सकती हूँ, और वहाँ से मैं ज़िंदा रह गई। राइट। राइट। सो एक चीज़ जो आपको कैंसर ने सिखाई? पेशेंस। परफेक्ट। अगर आपको अपनी पूरी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो व्हाट विल यू से? एक वर्ड तो नहीं बोल सकती हूँ। somehow कैंसर ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। राइट। अब मुझे डर नहीं लगता। राइट। हाँ, अब इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा इससे ज़्यादा। राइट। अब मुझे नहीं डर लगता, मैं किसी से भी नहीं डरती। पहले मैं कॉकरोच से भी डरती थी, छिपकली से भी डरती थी। राइट। सो व्हाट इज़ योर मोटो नाउ? मतलब बीइंग अ सर्वाइवर, व्हाट इज़ योर मोटो, और इज़ देयर समथिंग जो आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता है कि आई हैव टू डू दिस फॉर द सोसाइटी? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कैंसर की जो इन्फॉर्मेशन है नहीं पहुंच रही है ठीक से आज भी। और मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ जहाँ पर किसी भी आम इंसान को उसके सवालों के जवाब मिल सकें,
या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हम कैंसर के बारे में डिस्कस कर सकें। जैसे WHO ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में कैंसर बहुत बढ़ने वाला है, जो हमारी लाइफस्टाइल है। सो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में लोगों को तक मेरी बात पहुँची कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। सो मे बी आई मे स्टार्ट, अभी तो मैं बोल नहीं सकती, बट मैं मेरा बहुत मन है कि मैं किसी तरह से एक अच्छे लेवल पर NGO शुरू करूं जहां पर लोगों को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चले, इन्फॉर्मेशन मिले। प्लस जैसे बहुत डिप्रेस होते हैं तो उन सबको एक साथ एक मीटिंग की जाए जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो सर्वाइवर्स हैं। सो आपस में बात करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। मोस्टली क्या होता है कि डॉक्टर से बात करके पेशेंट उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता है, जो एक दूसरा पेशेंट कहता है कि अरे मैं तो ठीक हो गई। तो राइट, तो वो बहुत डिफरेंस इम्पोर्टेंट क्रिएट होता है। करता है, बिल्कुल बिल्कुल। सो या थैंक यू रोजलिन फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंस्पायर्ड जर्नी। क्योंकि हर कोई आज के टाइम में ये बहुत सीक्रेटिव रखना चाहता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा, बट इवन विद ऑल दैट ऑड्स आप बाहर आए और आपने बोला कि येस आई एम अ सर्वाइवर एंड आई एम लिविंग विद इट and I have won, like you have won the war and you are a warrior now. So I usually call my patient champions. They're not patients, you're champions actually. So you have been through everything and aapke zariye, like I'm very privileged to have you on my show because आप बीइंग अ वुमेन एक दूसरी वुमेन को इंस्पायर कर रहे हैं। लाइक आपको भी नहीं पता होगा आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हो। एंड फॉर मी, लाइक बीइंग अ सर्जन ऑल्सो, योर जर्नी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू me. And for you want to tell something else to the public, like anything, any final words or any message you want to give to them? ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, और डॉक्टर से ज़्यादा ट्रस्ट अपनी खुद की बॉडी पे करो। अगर आपको लगता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो यू शुड ऑलवेज डिस्कस विथ योर सर्जन, विथ योर मेडिकल ऑन को उनको बताओ, बिकॉज उनको नहीं पता होता है कि आपके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट कैंसर। जो भी कैंसर से गुजर रहा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि गूगल पे कैंसर के बारे में बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशन है। सो चेक दोज वेबसाइट जहाँ पे आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको आप पढ़ते रहिए ताकि आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो वो कोई छोटी छोटी सी चीज़ें भूल सकते हैं। तो इट इज़ योर ओन ड्यूटी, आपकी खुद की लाइफ का सवाल है। सो आपको अपना ख्याल रखना है और आपको अपने डॉक्टर से बताना है कि मुझे ऐसा है वैसा है, एंड डॉक्टर विल डेफिनेटली गिव यू सॉल्यूशन। या सो या और मुझे ये लगता है कि यू शुड नेवर मिस ऑन इट। अगर कभी भी कोई भी अनयूजुअल सिम्टम है, साइन है, यू शुड गो एंड मीट द स्पेशलिस्ट एंड यू शुड नॉट एज्यूम कि ये वाला गांठ है, वो वाला गांठ है। एंड बहुत सारी फीमेल्स बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, दे आर बिजी वर्क, उनके कमिटमेंट्स के कारण नहीं आ पाती हैं। बट आपको ही अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना है, आपको ही अपने लिए काम करना है। मीन्स आपके पास यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू। आपके बच्चे हैं, आपका फैमिली है, बट आप भी तो होने चाहिए। तो फॉर देम यू हैव टू बी हेल्दी इनफ। तो यू शुड नॉट इग्नोर द सिम्टम्स एंड गो मीट अ स्पेशलिस्ट फॉर एनी सिम्टम्स लाइक दिस। सो या थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो रोजलिन की कहानी हमें ये बताती है कि आपके सफ़र में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है, बट अगर आपका जज्बा स्ट्रांग है, अगर आपका हौसला मजबूत है, तो आप किसी भी कैंसर जैसे भी किसी भी बीमारी को तोड़ के आगे निकल आओगे और यू विल बी अ चैम्पियन। सो इससे डरना नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ न्यू एडवांसेस एंड ट्रीटमेंट इन इट। बट आपको एक पहला स्टेप लेना है, वो अपने चेकअप के लिए ज़रूर जाना है। आज का एपिसोड अगर आपके दिल को छू गया हो या इस जर्नी से आपने कुछ भी इंस्पायरिंग सीखा हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने लव्ड वन के साथ, या जो भी कैंसर से जूझ रही हैं फीमेल्स, या जो सर्वाइवर हैं उनके साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी, स्टे एम्पावर्ड। टिल देन, साइनिंग ऑफ विद ग्रैटिट्यूड।